स्वागत है अपने आपके तड़कते फड़कते लेक्चर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स को बहुत प्यार से करा है और कल हमने स्टेट फंक्शन जाना था, पाथ फंक्शन जाना था और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने क्यू जाना, डब्ल्यू जाना, आइसोबारिक जाना, थर्मल जाना और आइसोचोरिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस के बारे में जाना। स्टेट फंक्शन क्या होता है? हाँ, स्टेट फंक्शन क्या होता है? हाँ, क्या होता है स्टेट फंक्शन? क्या होता है स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन। हीट किस में आता है, पाथ फंक्शन में कि स्टेट फंक्शन में? हाँ, स्टेट फंक्शन में आता है हीट। अब तो पाथ में आएगा ना, क्योंकि पाथ और हीट ही है। हीट किस में आता है, स्टेट फंक्शन में कि पाथ फंक्शन में? हीट। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन में होता है। क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? रोज आके तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी हार्ड है। ना तो बायो होती है, ना फिजिक्स होता है, ना केमिस्ट्री होता है। नीट निकल जाएगा इसमें। 11 पास भी नहीं होने वाली है तू। नीट और सही का सोच लिया भाई साहब। 11 भी मुश्किल हो जाएगा पास होना। मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री लेना तो बड़ा सोच समझ के लीजिए। अब पता लग रहा हो कैसी है फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी भी इतने लापरवाही से ध्यान दिया जा रहा है। रोज आके 15-20 मिनट भाषण दूं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। 10 बार फेल हो चुकी है नीट में, उसके भी चैन नहीं है। तीसरी बार ही है, दोबारा फेल होना है। लिख ले, फिर से फेल होगी। क्योंकि अब जून आ गया है, अब जुलाई आ जाएगा धीरे धीरे। टाइम ओवर। जनवरी में पेपर है जेई का, उसके बाद हालत खराब तुम्हारी। मैं तो सिलेबस अगस्त तक बोला, तो अगस्त तक ही करवा दूंगा सारा सिलेबस, मेरी गारंटी है। परसों से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, शुक्रवार से ऑर्गेनिक स्टार्ट रहिएगा। और इस संडे टेस्ट है, ठीक सिलेबस में भेज रहा हूँ अभी। चलिए थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्टिंग करते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, स्टेट पाथ क्या है पुराना लेक्चर देखिए। आज हम स्टार्टिंग करते हैं आपके इस तड़कते फड़कते लेक्चर से। हाँ जी, इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्या आता था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? क्या आता है जी? कुछ भी नहीं पता। अरे ये चैप्टर भी ना होने वाला थी तुमसे, कहा सोच लिया इतना इजी है। क्या कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ भी नियम नहीं है। ये कहता है अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा? सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को क्या बोला जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को क्या बोला जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो
डायनामिक्स। अब हम पढ़ते हैं आगे की चीजें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं जानना इसके बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाइयों बहनों? हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी होती क्या है? किसी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या बोला जाता है उसे? हीट कैपेसिटी। और इसको किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं इसे? सी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। क्या होता है? डी क्यू बाय। हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्या होती है हीट कैपेसिटी? क्या होती है? अभी पढ़ाई ना डेफिनेशन। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? क्या होता है ये? अभी भूल गए? हाय साहब क्या बात है। किसी का भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या आता है? जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये किसका यूनिट होता है? हीट कैपेसिटी। दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है? किसी का भी टेम्परेचर 1 ग्राम, किसी भी 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी भी 1 ग्राम चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? 1 ग्राम वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वो क्या होगा? और ये फिक्स होती है। हर किसी 1 ग्राम का बढ़ाएंगे तो वैल्यू तो उतना ही आएगा। 1 ग्राम का मतलब ही क्या होता है? सबकी मास सेम है, मतलब हीट उतनी देनी पड़ेगी। चाहे मेरे में से 1 ग्राम लिया जाए चाहे किसी में से भी 1 ग्राम लिया जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। इसलिए क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है ये? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको किससे दिखाते हैं? एस से। किससे दिखाते हैं इसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय एम एस डी टी। क्या होता है? याद करना है ये। S बराबर डी क्यू बाय एम एस डी टी। क्या जी? अरे रे रे, S बराबर डी क्यू बाय एम डी टी। क्या होता है? और इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो यूनिट क्या बन गया? जूल, किलोग्राम, केल्विन। या दूसरा यूनिट क्या बन जाएगा? यहां ग्राम लिख लो, यहां डिग्री सेल्सियस लिख लो, तो क्या बन जाएगा? जूल, ग्राम, डिग्री सेल्सियस। कुछ भी बना सकते, तुम्हारी इच्छा है। आगे समझ? तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें कुछ चीजों को समझना है, समझने का ट्राई करते हैं। समझते हैं। तो भैया ये देखिए, यहां से अगर मुझे डी क्यू निकालना है तो वो क्या आएगा? एम एस डी टी। किसके बराबर आएगा? एम एस डी टी। अब देखिए, मैंने क्या नहीं पढ़ाया था कि अगर इससे मुझे पूरा हीट चाहिए तो क्या करते हैं? छोटी सी हीट से मुझे पूरा हीट चाहिए तो क्या करते हैं? हाँ, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अगर S कांस्टेंट है, क्या है S? इसका मतलब S टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। D के साथ कौन है? मतलब S टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब S टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, S टेम्परेचर पर निर्भर। इसका मतलब S कांस्टेंट हुआ, मास भी कांस्टेंट हुआ। तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है।
और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आएगा, क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डेल्टा टी। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये कब होगा, जब ऐसे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। ये सारे नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, वहां जाने हैं, रोज रीड करना है, नोट्स बनाने तो बनाओ, वरना तो जरूरत भी नहीं है। सबके नोट्स है, सबको पढ़ना है, समझना है, याद रखना है चीजों को। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, हो सकता है किस पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे डिपेंड करे। तो इसका मतलब हम एस को बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एस डी टी, टी वन से टी टू, और यहाँ क्या आ जाएगा एम। तो बस ये हो गया अपने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला। तो ये कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। ये कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर पे डिपेंड, कौन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसको बोलते हैं, एस को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, जो अगर हम एक मोल का 1 डिग्री बढ़ा दे, क्या करें, तो जो हीट एक मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसे, मोलर हीट कैपेसिटी किसको बोला जाता है, जिसका इस मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए उसको क्या बोलते हैं। तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या, जो हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट। इसको भी किससे दिखाते हैं, सी से। किससे दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी बराबर डी क्यू अपॉन एन डी टी। इस बार एनओ जुड़ जाएगा, क्या और जुड़ जाएगा, बस। तो यहां से डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एनसी डेटा टी, एनसी डी टी क्या आ जाएगा, एनसी डी टी, एनसी डी टी। तो ये समझ आ गया। अब यहां से भी 2 केस बनते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। हो सकता है मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहा हूं, हो सकता है मैं किस पे निकाल रहा हूं, या हो सकता है मैं किस पे निकाल रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहा हूं। किस पे निकाल रहा हूं, तो क्या है क्या नहीं है समझने का ट्राई कर। इसके 2 केस बनेंगे। मैं सबसे पहले किस पे निकालूंगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहा हूं तो जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, सीवी होगी। मतलब हम सी की जगह क्या लिखेंगे, इसका मतलब डी क्यू बराबर क्या आ गया, एनसीवी डी टी। डी क्यू बराबर क्या आ गया, मुझे पूरा क्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या, अब यहां से भी कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। पहला केस कि सीवी टेम्परेचर पे डिपेंड, मतलब सीवी क्या आ जाएगा, बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल्टा टी। तो फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। क्या आ गया, और हो सकता है अब जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सीवी है, हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड कर रही है, तब हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, तब हम उसे ऐसे निकालेंगे। ये दोनों चीज समझ आ गई। अगर कांस्टेंट हुआ तो निकाल लो, नहीं हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपना क्वेश्चन करो। आगे समझ नहीं आया तो तुरंत जाना, वीडियो देखना, तुरंत देखना, एक बार दोबारा क्लास के नोट्स करने हैं, पढ़ने हैं। इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड होने वाला है ये। अब हम किस पे निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे भाइयों बहनों, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सीपी। क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, डी क्यू बराबर एनसीपी डी टी। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां क्या बन जाएगा, क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर पे डिपेंड, और ये कब होगा, जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, क्यू बराबर एन इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डी टी वन से। तो ये चीज समझ आई। तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख लिया, हमने कांस्टेंट प्रेशर पे देख लिया, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख ली, और हमने हीट कैपेसिटी को भी अच्छे से समझ लिया। तो कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, चलिए
अब हम सीपी और सीवी में अंतर समझते हैं। क्या समझते हैं? सीपी हमेशा किससे बड़ा होगा? ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कांस्टेंट प्रेशर पर हमें 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। मतलब इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? प्रेशर में। इसका मतलब हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा आएगा? सीपी का ज्यादा आएगा। किसका ज्यादा आएगा? और हीट कैपेसिटी किसका कम होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप हीट दोगे सीवी में, वो सिर्फ किसमें खर्च होगी? प्रेशर बढ़ाने में। सिर्फ किसमें खर्च होगी? टेम्परेचर बढ़ाने में। किसमें खर्च होगी? हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडल गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके केस में बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर सीवी को जो भी टेम्परेचर दे रहे हो, जो भी हीट दे रहे हो, वो सिर्फ क्या बढ़ाएगी? उस गैस का क्या बढ़ाएगी? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी? और टेम्परेचर बढ़ाएगी तो वो क्या कराएगी? लेकिन जो सीपी है, क्या है? आप जो इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, वो यहां पर प्रेशर भी बढ़ाएगी और टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इसके लिए अगर उतना ही टेम्परेचर इसका बढ़ाना है, तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? तो इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन क्या होता है? इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिखा हुआ, जाना है, पढ़ना है, कुछ नहीं करना, बाकी मैं समझा दिया। क्या? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। क्यों होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगा, बट ये प्रेशर भी बढ़ा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, तो उतना ही काम करवाने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे समझ? कोई डाउट? कुछ भी नहीं है, हम जनरली इसमें कर रहे हैं क्योंकि इनमें घुसने का कोई फायदा भी नहीं है। तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। ये रहा भाइयों बहनों क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको 5 ग्राम पानी दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है हमें? और हमें ये दिया है T2 बराबर दिया है 60 डिग्री और T1 दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है। क्या दी है? मतलब एस की वैल्यू दी है। कितनी? ये दिया है। और हमसे क्या पूछा है? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला या फिर ये वाला? कौन सा लगाएंगे इसमें? टेम्परेचर पे डिपेंड होने का मतलब होता है एस का जो भी वैल्यू दिया है उसमें कहीं ना कहीं टी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? या फिर कोई वेरिएबल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जैसे ए बी सी डी वगैरह वगैरह। तो अगर एस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ हमें एस की वैल्यू में दिखाई देगा। तो बताइए इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एस का वैल्यू ये दिया है 4.18 वैल्यू दिया है इसका। तो हमसे पूछा है क्यू का वैल्यू बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एम एस डेल्टा टी या एम इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी? क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ये वाला लगेगा। क्यों? कहाँ डिपेंड कर रहा है? क्या लिखा है टेम्परेचर? अरे नहीं, इसमें T2 और T1 इतना भी नहीं पता कि टेम्परेचर पे डिपेंड का मतलब क्या होता है? कि टेम्परेचर की कोई वैल्यू, टेम्परेचर का कोई चीज इसमें दिखाई देगा। अरे भैया टेम्परेचर डिपेंड होने का मतलब है यहाँ कहीं एक्स लिखा होता, यहाँ का 40 होता, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर लिखा होता यहाँ 40 स्क्वायर, तब भी किस पे डिपेंड कर रहा है ये? लेकिन अगर यहाँ सिर्फ क्या लिखा है तो ये क्या है? कांस्टेंट है। इतना भी नहीं पढ़ना था। क्या है ये? तो ये हमें क्या दिया है? 4.18 और ये यूनिट है जूल पर ग्राम। तो वैल्यू क्या दिया हमें? 4.
30 है ये, 80 तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो अगर एस कांस्टेंट होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला कौन सा यूज करते हैं? नहीं ऊपर वाला हाँ, मैं पढ़ा रहा था कि मजे ले। बराबर है ना इसका डेल्टा टी का मन है खेल। तो यहाँ से Q बराबर आ गया, मास की वैल्यू 5 ग्राम, S का वैल्यू 4/18, डेल्टा टी आ गया T2 माइनस T1 मतलब 40। सॉल्व करेंगे थे 5 और 20, 5 8 40, 5 4 9, 5 और 20 इंटू 140, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 209 मल्टीप्लाई 14, आप 10 से भाग कर दीजिए, इसे 21 लिख दो, तो 14 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10, 14 एकम 14, इधर 28 28 29, आंसर यहाँ से आ गया 2940 आ गया, आंसर आ गया 2940। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जूल में यूनिट होता है कार्य का, इसलिए मतलब हीट का यूनिट जूल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2940 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है नाइदर कैन डिस्ट्रॉय एंड नॉर कैन क्रिएटेड, मतलब जितना अमाउंट क्रिएट करने में लगा है उतना ही अमाउंट डिस्ट्रॉय होने में भी लगेगा। इसका मतलब है कि जो U होता है वो बराबर होता है Q प्लस W के। ये हमें यहाँ पे याद रखना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या कहता है? एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है वन स्टेट से दूसरी स्टेट में। और ये कहता है आपका जो यूनिवर्स है वो आइसोलेटेड है, इस यूनिवर्स से एनर्जी बाहर नहीं जाती। इसका मतलब जितना एनर्जी उस काम करने में लग रहा है उस एनर्जी का सम बराबर होता है उसकी इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है। क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की? डेल्टा यू बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। Q है हीट, डब्ल्यू होता है उस गैस के द्वारा किया गया वर्क डन, और डब्ल्यू ये है इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें केसेस बनाते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी है वो नहीं बढ़ेगी, और अगर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब Q बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल के केस में Q बराबर होता है माइनस डब्ल्यू। याद नहीं करना, बस हमें इतना याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ये वाला इक्वेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये जीरो, तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू, खत्म। दूसरा प्रोसेस, दूसरा है आपका आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब डेल्टा V बराबर जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन बराबर होता है P डेल V, क्योंकि आइसोचोरिक है तो P डेल V होता है। क्योंकि डेल V का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब वर्क डन भी हमारा हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं डेल U बराबर Q। तो याद नहीं करने, बस हमें इतना याद रखना है, आइसोचोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा U बराबर आ गया Q। तीसरा हम प्रोसेस बोल सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा Q का वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मतलब डेल U बराबर Q प्लस डब्ल्यू था, तो Q का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहां से W डेल्टा U बराबर आपका क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो ये सारे याद नहीं करने, खाली में इतना याद रखना है कि इसकी टर्म में क्या कैंसल आउट होगा, उस टर्म में हमारा क्या कैंसल आउट होगा, वगैरह वगैरह। और हमेशा हमें यह याद रखना है कि जितने भी आइसोथर्मल प्रोसेस हैं
जरूरी नहीं होगा कि हर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डेल्टा यू जीरो हो जाए। जो सिर्फ आइडल गैसेस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडल गैसेस में ही डेल्टा यू का वैल्यू जीरो आता है, और किन्हीं भी गैसेस में डेल्टा यू का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडल गैस में ही डेल्टा यू का वैल्यू जीरो आता है। इसका मतलब क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ आइडल गैस में ही होगा, और कहीं भी हम नहीं बोल सकते। हमें याद करके रखना है। और बाकी हमने पढ़ा ही था कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि यहां से क्या आ गया, अब आइसोचोरिक प्रोसेस में हमें क्या नजर आ रहा है कि डेल्टा यू बराबर है क्यू के, डेल्टा यू बराबर है क्यू के। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्यू भी बन जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्या आई थी अपनी, एनसीवी डीटी आई थी। तो इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्या हो गया अपना, एन इंटीग्रेशन ऑफ सीवी डीटी टी1 से टी2। अगर सीवी कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला, और अगर सीवी कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू बराबर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी। इसका मतलब हमने जो हीट बोली थी, हमने बताया भी था कि हीट कैपेसिटी क्यू बराबर क्या हो रहा था, एनसीवी डेल्टा टी हो रहा था। और यहां भी वही देखने को मिल रहा है हमें कि डेल्टा यू बराबर क्या है, क्यू भी है। डेल्टा यू बराबर क्यू भी है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्यू भी की जगह हम वही पढ़ के आए, तो क्यू बराबर क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी होता है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्यू भी की जगह क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर आ गया एनसीवी डेल्टा टी के। इसका मतलब याद कर सकते हैं कि आइसोचोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बराबर क्या आता है, एनसीवी डेल्टा टी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी। चलिए, आइडल गैस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हुआ, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू जीरो हो गया। तो याद रखेंगे इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता जिसकी वजह से डेल्टा यू का वैल्यू जीरो हो जाता। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो गया तो डेल्टा यू का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, तब भी हम ये चीज लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, तब हम ये चीज लगा सकते हैं। या क्वेश्चन में बोला आइडल गैस के लिए, ये हम लगा सकते हैं। या अगर हमें कुछ नहीं सूझ रहा और क्वेश्चन का आंसर लगाना है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे कि क्वेश्चन ने हमें यही लिख के दिया है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। दैट इज डन। अब हम पढ़ते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। एक सेकेंड, मैंने यहां गलती से बता दिया कि डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकता हूं, क्यू पी लिख सकता हूं। कैसा लिख सकता हूं डेल्टा यू बराबर क्यू पी। क्यू पी क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है क्यू पी। यहां पे लेकिन क्या है, चौरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या चौरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, नहीं होता। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्यू पी नहीं लगा सकता। तो मैं डेल्टा यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी नहीं बोलूंगा, डेल्टा यू बराबर सिर्फ क्या बोलूंगा, एनसीबी डेल्टा टी। क्या बोलूंगा, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि आइसोचोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट ये सीपी कहां से आ जाएगी। इसका मतलब डेल्टा यू इज नॉट इक्वल्स टू क्या, एनसीपी डीटी। याद रखेंगे इसे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, चौथा, जिसका नाम क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या नाम है उसका, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो चूंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो आप इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। क्या नहीं होगा इसमें, उसमें ये वाली पूरी इक्वेशन लग जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा।
तो अब देखिए वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है, और यू क्या होता है, क्या होता है, यू क्यू होता है। मतलब U2 माइनस U1 बोल सकता हूँ। यू क्या होगा, डिफरेंस दो का, और ये डेल्टा V भी क्या होता है, दो का डिफरेंस, मतलब V2 माइनस यही होता है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको कहाँ ले गया, यहाँ क्या बन गया, V2 माइनस V1 माइनस P, V2 माइनस V1 बराबर Q। यहाँ क्या बन गया, V2 माइनस V1 माइनस PV2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बन गया, PV1 बराबर Q। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस PV2, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लिया, U1 माइनस P1। अब क्या याद रखेंगे, U माइनस PV क्या, ये क्या होता है, एंथैल्पी होता है। क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, और इसको, और ये H क्या होता है, क्योंकि कौन सी बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। कल ही पढ़ा था, एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी इंटरनल एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन गया अपना, मतलब इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बराबर है, इसका मतलब H2 माइनस H1 बराबर क्या आ गया, इसका मतलब क्या ले सकते हैं, तो ये हमें क्या याद रखना है, यहाँ से याद रखना है। ये सब सारा इंडिकेशन याद करने की जरूरत, सिर्फ क्या याद रखना है, डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा H बराबर क्या होता है, क्यू। हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या है, हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। किसके बराबर होती है ये, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। ये हीट किसके बराबर है, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। अब ये कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, QP, और QP का वैल्यू क्या पढ़ के आए थे, NCP डेल्टा, क्या पढ़ के आए थे। इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग गया कि डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T। डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं, तो समझ आ गया कि NCP डेल्टा T कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है NCP डेल्टा T, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, जहाँ पे क्या कांस्टेंट है, और बस इतना ही हमें जानना है। तो आ गया समझ सारे प्रोसेस के बारे में, और ये समझ लिया डेल्टा H बराबर क्या होता है, NCP डेल्टा T। अगर कुछ भी समझ ना तो सिर्फ इन चीज़ों को याद कर लेना, वरना समझने वाली बात है ये पूरी सारी चीज़। दोबारा रिकॉर्ड वीडियो जाननी है, फिर से रिपीट करना, फिर से देखना। अब हम चलते हैं, एक आध कुछ क्वेश्चन करते हैं और अपने आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब सिर्फ करने वाले जेईई मेंस के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जेईई मेंस के। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, चलिए होमवर्क देते हैं सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन। पैसे दे दे पानी के। तो जेईई मेंस का हम एक जितने भी क्वेश्चन है होमवर्क देते हैं। सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि NCP डेल्टा T, NCV डेल्टा T और हीट डन का फॉर्मूला क्या है, और ये सब चीज़ मैंने बता दी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उन क्वेश्चन का डिस्कशन कल करें। तो उससे पहले आपको वो क्वेश्चन करने का हमने आपको चांस दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने किसके लिए दिए हैं, जो मैंने आज पूरा पढ़ाया है उसी पे रिलेटेड वो सारे ऑप्शन हैं, और उसमें उनका सॉल्यूशन भी है। पैसे दे रहे खुले 15 रुपए दे दिए, दे दिया ना।